आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले देखते हैं खास खबरों की सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल इन एसोसिएशन विद मारिया डे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। टेस्टी फूड फॉर एवरी मूड। श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका, सीआरपीएफ के एक जवान समेत 7 अफराद जख्मी। मणिपुर ब्लास्ट में एक लड़के की मौत। आरिफ मजीद को अदालत ने 8 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेजा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी का दावा, तफ्तीश में कई सनसनीखेज इंकशाफात। जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी का दावा, झारखंड में इस बार बीजेपी को अक्सरियत मिलना तय। सोनिया गांधी की बीरभूम में रैली। और मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक तमाम इल्जामात से बरी। काहिरा की एक अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों बेटों पर लगे इल्जामात भी किए मुस्तरद। श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड धमाका हुआ है। इस धमाके में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 7 लोग जख्मी हो गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये एक दहशतगर्दाना हमला बताया जा रहा है। सीआरपीएफ बंकर इसमें ग्रेनेड का धमाका हुआ है एंड 7 सिविलियंस में जख्मी हैं। तो बाकी एक सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर भी है, वो भी ही इज आल्सो इंजर्ड, उसको माइनर इंजरीज हैं। तो बाकी हम देख रहे हैं क्या बाकी सील ऑफ किया, कॉर्डन ऑफ किया एरिया, तो तलाश जारी है। हम चलते थे साइकिल पर, पीछे हो गया ग्रेनेड। हम चलते थे सीधा, हमको पता नहीं, फिर भर दिया ऑटो में हमको, बस इतना ही है पता है। तो कुछ आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा है। हम आगे चलते थे, बस इतना ही। तो अभी कितने जख्मी हैं? वो पता नहीं, 2, 4, 5 है वहाँ, बस इतना ही पता हमको। तो इस तरह श्रीनगर के लाल चौक पर यह धमाका हुआ है। इस धमाके में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 4 लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये एक दहशतगर्दाना हमला बताया जा रहा है। उधर मणिपुर में बम धमाके में एक लड़के की मौत हो गई है। इम्फाल में इंतहा पसंदों की जानिब से किए गए बम धमाके में 10 साल के लड़के की मौत हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि यह बम असम राइफल्स के मुंजमीन और हिफाजती दस्ते को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। दिल्ली के कमला नगर में सिटी बैंक के एक एटीएम से लुटेरे 1.5 करोड़ रुपए की रकम लूट कर ले गए। लुटेरों ने गार्ड को गोली मार दी, जिसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसे डालते वक्त इस बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। अपना काम करने के बाद लुटेरे फरार हो गए। वहाँ पे गार्ड को पहले गोली मारी उन्होंने, गार्ड वहीं पे गिर गया। उसके बाद में वो बाइक से भागे बॉक्स लेके, और फिर उसके बाद में यहाँ से खबर चौक पे मिली पुलिस वालों को कि वहाँ पे गोली चली है। वहाँ पुलिस वाले आए हैं और पुलिस वाले उनके पीछे भागे भी हैं, लेकिन वो बाइक इतनी फास्ट लेके गए हैं। उसके थोड़ी देर के बाद में पुलिस वाले आए कि वो हमारे हाथ से निकल चुके। कितने लोग थे टोटल? 2 लड़के थे। वो कौन सी बाइक? बाइक पल्सर थी, काले रंग की, काले ब्लैक कलर। उन्होंने आईएसआईएस यानी दाइश के लिए काम करने के मुलजिम आरिफ मजीद को 8 दिसंबर तक के लिए एनआईए को रिमांड पर दे दिया गया है। उसे जुमे को गिरफ्तार करने के बाद आज मुंबई की अदालत में पेश किया गया था। एनआईए का दावा है कि आरिफ मजीद ने बहुत सी अहम जानकारियां दी हैं। जराये के मुताबिक आरिफ ने उन ट्रैवल एजेंसियों के नाम भी बताए हैं जो दाइश में शामिल होने के लिए नौजवानों को बाहर भेजने में मदद करती है। आरिफ जुमे को ही हिंदुस्तान लौटा है। उस पर दाइश के लिए काम करने का इल्जाम है। आरिफ के वालिद एजाज मजीद के मुताबिक इराक में कार्रवाई तेज होने पर आरिफ तुर्की भाग गया था और 20 नवंबर को वहीं से फोन पर उसने घर वालों से राब्ता किया। आरिफ अपने 3 दोस्तों के साथ गुज़श्ता 25 मई को सयाहत के लिए इराक रवाना हुआ था।
अगस्त में उसकी मौत की खबर मिली थी। बताया जा रहा है कि आरिफ के जिस्म पर गोलियों के जख्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दाइश को लेकर तशवीश का इजहार किया है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह दाइश ने हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही है, वो तशवीश की बात है। राजनाथ सिंह ने दाइश से निपटने को एक चैलेंज करार दिया है। उन्होंने दाइश की तरफ से कुछ लोगों के झुकाव पर भी हैरानी का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अलकायदा के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी बहरिया हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। पहले प्राथमिक स्तर पर हम इन सब सारे क्षेत्रों को भी हम कंसंट्रेट करेंगे, यानी इनको अपने ग्रिप में हम लेने की कोशिश करेंगे। और कायदातुल जिहाद के अमीर आसिर उमर ने हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक इस्लामिक कॉन्टिनेंट बनाने की भी उसने घोषणा की है। मैं समझता हूं कि इसे बिल्कुल हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, बल्कि यह हमारे लिए एक चुनौती है। चौथी घटना जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि एक पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक किया, हाईजैक करने की कोशिश की। वह एक फेल्ड अटेम्प्ट था, हाईजैक नहीं हो पाया। लेकिन जो खुलासा हुआ है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि अल कायदा के लिए एक विंग जो साउथ एशियन विंग के नाम से जाना जाता है, उसने यह खुलासा किया है कि हम इस पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक करने के बाद हमारी यह योजना थी कि अमेरिका और साथ ही साथ भारत के कुछ जो नेवल शिप्स हैं उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाए और उन्हें भी हाईजैक किया जाए। यह उनकी योजना थी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान से दहशतगर्दी के बारे में पूछा जाता है तो पाकिस्तान कहता है कि यह सरकार नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आईएसआई सरकार के दायरे में नहीं आती? उसका रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के द्वारा पहले जितना किया जाता था, अब आतंकवादी उतना रिक्रूटमेंट वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो पाकिस्तान का यह कहना है कि यह नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि यदि वह नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां यदि भारत में की जा रही हैं तो आईएसआई क्या यह भी नॉन स्टेट एक्टर है? वहीं कांग्रेस तर्जुमान पीसी चाको ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के बयान की नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि सरकार के पास शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है, वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए बयानबाजी कर रही है। Normally what we do, the previous government, the UPA government also used to consult the opposition also, taking all the parties into confidence, and they spell out their strategy how to. Because, there was a time when the Naxalism was such a menace in many parts of the country. We could to a great extent arrest that, tackle that, but the fact is that now the government is not taking the opposition parties into confidence. They are not coming out with a concrete suggestion of tackling this issue. Merely taking a statement for the sake of political propaganda will only help the enemies. I think that the government is yet to come out with a concrete roadmap, action plan how to tackle this extremism, which the Home Minister has mentioned. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड में इंतखाबी रैलियां की हैं। पहली रैली उन्होंने जमशेदपुर में की, जहां उन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आई तो तरक्की के इतने काम होंगे कि झारखंड को 100 साल तक पीछे नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी की बात भूल जाइए और मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। वहीं रांची में इंतखाबी रैली में वज़ीर आज़म ने कहा कि झारखंड में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली से मिलने वाली इमदाद का सही इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि मुल्क कुनबा परवरी से तंग आ चुका है। उन्होंने कहा कि झारखंड में टूटी फूटी सरकार नहीं चल सकती, इसलिए यहां भी मजबूत सरकार बनाएं। मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और
और विकास करके लौटाऊंगा। जमशेदपुर की आन बान शान बदल के रख दूंगा भाई। ये झारखंड की महत्वपूर्ण उम्र है। झारखंड 13 से 18 के बीच गुजर रहा है। अगर ये 13 से 18 के 5 साल झारखंड को बराबर संभाल लिया, सही हाथों में झारखंड दे दिया, तो झारखंड को कभी 100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको समझाने आया। उधर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी भी झारखंड के दौरे पर हैं। उनके सिंहभूम जिले के पटमदा वाके जल्ला कॉलेज मैदान में रैली हो रही है। झारखंड में 2 दिसंबर को दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में रियासत के 13 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फौज समा रिटायर हुआ ग्रां परतोआ। इत्थे आइए पता लगा कि साडे लिए कोई सहूलत गै नहीं है, ना वैट है, ना मकान बनाने दे लिए कोई रियाती जमीन है। बाकी राज्य ते है। असें भी ते देश दी सेवा कीती दी है। बस हुण बड़ा हुआ, हुण साफ सुथरी सरकार लिया गे, कमल दा बटन दबागे ते मोदी दे कन्नै जागे। जम्मू कश्मीर दे हालात बदलने आस्ते चलो चलचे मोदी जी दे कन्नै। कमल दा बटन दबाओ, पूर्ण दी भाजपा सरकार ले आओ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया है। दुमका के नगर थाने में हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दुमका से हेमंत सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि 1 दिसंबर को वो बरहेट से पर्चा भरेंगे। सीएजी ने सेज यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन की पॉलिसियों पर सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में सेज के नाम पर जमीनों की बड़ी लूट हुई है। अपनी ताजा रिपोर्ट में सीएजी ने कहा है कि पहले सेज के नाम पर लोगों को बहुत सारी जमीन को एक्वायर कर लिया गया और फिर उसे इजाफी कीमतों पर फरोख्त कर दिया गया या फिर उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस तरह से 3,09,245 हेक्टेयर अराजी को तहवील में लिया गया था, जिसमें से 5,402 हेक्टेयर जमीन बाद में डिनोटिफाई कर दी गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप का यौम पैदाइश मनाने को लेकर होने वाला तनाजा खत्म हो गया है। बीजेपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में महेंद्र प्रताप का यौम पैदाइश मनाने की जिद छोड़ दी। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर जमीनुद्दीन शाह की तरफ से यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने और उनके नाम पर सेमिनार का इनेकाद किए जाने की यकीन दहानी के बाद बीजेपी ने तकरीब मनाने का ऐलान वापस ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि उनकी बीजेपी एमपी सतीश गौतम से बात हुई है और उन्होंने ये बात मान ली है कि वो राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन उनके मुजस्समे के पास मनाएंगे और यूनिवर्सिटी के गेट पर कोई प्रोग्राम नहीं होगा। हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि गेट के जो बाबी सैयद है वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जन्मदिन मनाने का राजा महेंद्र प्रताप का, मगर कोई भी जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता है कि हम एएमयू में मनाएंगे। मैंने ऑनरेबल एमपी से यही कहा कि जहां राजा महेंद्र प्रताप का स्टैचू है वहां मनाइए, तो अभी टीवी चैनल पे उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरा सजेशन और वहीं वो मनाएंगे और मुझे एश्योरेंस दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। देखिए, सेमिनार एक दिन में नहीं हो सकता, हमें स्पीकर्स बुलाने पड़ते हैं बाहर से और हम तय करेंगे कब सेमिनार हो। मगर राजा महेंद्र प्रताप जो है इस यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस एलुमनस है, तो हमें कोई वो शर्मिंदगी नहीं है कि उनका नाम जो है रोशन करें। मगर सेमिनार में मैं कंसल्ट करूंगा कब हो सकता है, वक्त कब होगा, ठीक है, और हम जरूर करेंगे सेमिनार। दिल्ली के रंजीत नगर में स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6 साल के बच्चे का अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चे की लाश जुमे को नारायणा के सत्य पार्क से मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 की
तलाश चल रही है। 6 साल का गणेश 3 बहनों का अकेला भाई था और एक सरकारी स्कूल में दर्जे अव्वल का तालिब इल्म था। गणेश के वालिद की फल की दुकान है। पुलिस के मुताबिक जुमेरात को गणेश खेलता हुआ लापता हो गया, जिसके बाद उसके वालिद के मोबाइल पर एक फोन आया जिसमें 1.5 लाख रुपए ताउन का मुतालबा किया गया। गणेश के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अगवाकारों ने गणेश का कत्ल कर दिया। बाद में पुलिस ने इस मामले की तह में जाते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसे स्मार्टफोन खरीदना था, जिसके लिए उसने बच्चे को अगवा किया था। बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुई भगदड़ पर दाखिला सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में इंतजामिया की लापरवाही की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के उसमें कसूरवार पाए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी यकीन दहानी कराई गई है। पटना में गांधी मैदान में 3 अक्टूबर को दशहरा के दिन भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के लिए दाखिला सेक्रेटरी की क़यादत में जांच कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने जुमे को ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। दाखिला सेक्रेटरी ने बताया कि राम गुलाम चौक पर एक केबल का तार गिर गया था और उसमें बिजली के करंट की अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची। राम गुलाम चौक के पास गेट पर भगदड़ मचने का मुख्य कारण यह था कि घटना स्थल पर केबल टीवी का एक तार गिरा हुआ था, जिसमें बिजली का करंट होने की अफवाह उड़ी और चूंकि बहुत बड़ी भीड़ गांधी मैदान से बाहर निकल रही थी, इसलिए उस भीड़ के अचानक इस अफवाह के कारण उसमें खलबली मचने से भगदड़ शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर गिरते रहे और फलस्वरूप लोगों की मृत्यु हुई और लोग घायल हुए। दारुल मुसन्निफीन यानी शिबली एकेडमी को कायम हुए 100 बरस हो रहे हैं। 1914 में कायम हुई एकेडमी आलमी शोध याफ्ता माहिर तालीम, मुफक्किर, अदीब और मुअर्रिख अल्लामा शिबली नोमानी की काविशों का नतीजा है। इस मौके पर 7 साला तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस सरोजा तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और AMU के वाइस चांसलर सैयद जमीरुद्दीन शाह भी शिरकत करेंगे। मुल्क की कदीम तरीन लाइब्रेरी में शुमार होने वाले दारुल मुसन्निफीन में मुख्तलिफ जबानों के कई नायाब नुस्खे मौजूद हैं। आजमगढ़ में वाक़ शिबली एकेडमी इल्मी और तारीखी दस्तावेज के ज़खायर से भरी पड़ी है। एकेडमी के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एकेडमी बड़े पैमाने पर अपनी 7 साला तकरीब मना रही है, जिसका इफ्तिताह नायब सदर हामिद अंसारी करेंगे। 3 रोजा 7 साला तकरीब के दौरान एक सेमिनार का भी इनेकाद किया जा रहा है। सेमिनार में एकेडमी की अफादियत, अहमियत और इसकी गिरा कदर खिदमात पर साहिब इल्म अपना मकाला पेश करेंगे। देश विदेश से बहुत से स्कॉलर्स आएंगे। तो पहले दिन इनाग्रेशन होगा, उसके बाद अगले 2 दिन जो शोध पेपर होंगे, जो शोध पत्र होंगे वो पढ़े जाएंगे, उन पर डिस्कशंस होंगे और ये कार्य सुबह से शाम तक 2 दिन मुस्तकिल चलता रहेगा। तारीख में शिबली एकेडमी एक अहम मकाम रखता है। वैसे तो इसका क़याम इल्मी मकासद के लिए किया गया था, लेकिन जंग आज़ादी में भी इस एकेडमी ने अहम रोल अदा किया। नेहरू और गांधी के अलावा उस वक्त के तमाम नामी गिरामी मुजाहिदे आज़ादी ने शिबली एकेडमी का दौरा किया और उससे मुस्तफीद हुए। शिबली एकेडमी ने इल्म के जरिए आज़ादी की लड़ाई में काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी। महात्मा गांधी हैं, 2 बार यहाँ पर आए, पंडित नेहरू 10 बार आए और आप हमारा जो आर्काइव्स है, हमारा जो हमने जमा कर रखी है कुछ चीजें धरोहर, उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरतेज बहादुर सप्रू, पता नहीं कितने देश की में जो काम करने वाले थे उनके पत्र रखे हुए हैं, जिनसे साफ मालूम होता है कि किस तरीके से यहाँ से एक विचार विमर्श होता था और काम करने के लिए लोग पूरे पूर्वांचल में इसको केंद्र बना के यहाँ से निकलते थे। पूरे इलाके में आजादी की एक रूह फूकी गई। AMU के प्रोफेसर रहे अल्लामा शिबली नोमानी के इंतकाल के 3 साल बाद यानी 1914 में शिबली एकेडमी का वजूद अमल में आया। 15 एकड़ में फैले इस एकेडमी में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी में लिखी हुई 1 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। यहाँ मौजूद किताबों में बेगम मुमताज महल की मुख्तसर सवाने हयात भी शामिल है। इसके अलावा 16 रंगीन तस्वीरों के साथ 170 वर्क का एक ऐसा नायाब नुस्खा भी मौजूद है
जिसमें ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल शुदा संगमरमर, ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के नाम और इमारत के नक्शे से मुताल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मशहूर सहाफी, मिल्ली रहनुमा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रुकन रहे मरहूम जावेद हबीब की जिंदगी और खिदमात पर मुरत्तब किताब हुजूम से तन्हाई तक की दिल्ली में रस्म इजरा हुई। इस किताब को मासूम मुरादाबादी ने तरतीब दिया है। किताब में जावेद हबीब की जिंदगी और खिदमात पर उनके करीबी दोस्तों के मज़ामीन के साथ उनकी तकरीर और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कुछ अहम बातें हैं। इस मौके पर जावेद हबीब की अहलिया, हुजूम से तन्हाई तक के एडिटर मासूम मुरादाबादी, मशहूर सहाफी कुलदीप नैयर और मुल्क के कई दानिश्वर हजरात मौजूद थे। आज जब इस देश में एक गर्म हवा चल रही है, जबकि बहुत लोगों की जरूरत है जो उठ के जुर्रत से इसका मुकाबला करें, आज जावेद साहब की कमी महसूस बहुत होती है। देखिए, इस किताब के अंदर पहले तकरीबन 20 मज़ामीन हैं जो उनके दोस्तों ने लिखे हैं, जिनसे मैंने लिखवाए हैं, और ये सारे ओरिजिनल मज़ामीन हैं। और उन्होंने ये साबित किया है कि जावेद हबीब कितना बड़ा नाम था हमारे अहद का, और जिनके साथ उनका ताल्लुक रहा या जिनसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन मज़ामीन के अलावा इस किताब में जावेद साहब के कुछ मज़ामीन शामिल किए गए हैं जो उन्होंने कौम को राह दिखाने के लिए लिखे थे। बाबरी मस्जिद के मसले पर भी कुछ मज़ामीन इसमें हैं। इसके अलावा इस किताब के अंदर जावेद हबीब की कुछ तकरीरें हैं। वर्ल्ड मुस्लिम अवार्ड में रनरअप रहने पर मेरठ की नाज़रीन ने मुसर्रत का इजहार किया है। नाज़रीन की इस कामयाबी पर अहले खाना भी फूले नहीं समा रहे हैं। नाज़रीन भले ही ये मुकाबला न जीत पाई हो, लेकिन वो इसके आखिरी मरहले तक पहुंचने में कामयाब रही। आखिरी मरहले में सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट होते हैं। ये मुकाबला इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में गुज़श्ता 21 नवंबर को हुआ, जिसमें उम्मीदवारों से इस्लाम और कुरान के बारे में सवालात किए गए। साथ ही एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट बाहिजाब रैंप पर आई। बातें इंतखाब यतीम बच्चों ने किया। इस बारे में यह मुकाबला तुनिसिया की फातिमा ने जीता। एक और ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौटकर देखते हैं आलमी खबरें। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। नाइजीरिया के दूसरे बड़े शहर कानू की मरकजी जामा मस्जिद में 2 खुदकुश बम धमाकों और फायरिंग में कम से कम 120 अफराद हलाक और तकरीबन 270 लोग जख्मी हो गए। ये धमाके नमाज जुमा के वक्त मस्जिद के बाहर सहन में हुए। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के बड़े इस्लामी रहनुमाओं में शामिल कानू के अमीर इस जामा मस्जिद के इमाम हैं। नमाज के वक्त वो मस्जिद में ही थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि नमाज के वक्त 2 हमलावरों ने एक के बाद एक बम धमाके किए, फिर जान बचाकर भागने वालों पर कुछ मुसल्लह अफराद फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। ये हमले इराक के शुमाली शहर मोसूल और उसके नवाही इलाकों पर किए गए हैं, जिसके नतीजे में 20 जंगजू मारे गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमान का दावा है कि 3 दिन के दौरान दाइश के ठिकानों पर 15 फिजाई हमले करके उसको भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया है। दाइश के ठिकानों, गाड़ियों और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। इराक में दाइश के ठिकानों पर हमलों के अलावा शाम में भी 2 फिजाई हमले किए गए हैं। कोबानी और हलब में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराक में किरकुक महाज जंग में दाइश के असलहा डिपो, गाड़ियों और बुलडोजरों को निशाना बनाया गया। रमादी में दाइश के 2 ठिकाने तबाह और सैकड़ों जंगजुओं को हलाक कर दिया गया। मिस्र की अदालत ने मुकदमे में माजूल सदर हुस्नी मुबारक पर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हुस्नी मुबारक और दीगर 7 अफराद पर
2011 में मुजाहिरीन के कत्लेआम का इल्जाम था। चीफ जस्टिस मोहम्मद कमालुर रशीदी ने मुबारक के 2 बेटों पर आए इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। बेटों पर इसराइल को गैस फरोख्त करने में बदनुमानी के इल्जामात लगे थे। काहिरा की इस अदालत में मुबारक के जमाने में वजीर दाखिला रहे हबीबुल अदली और 6 दीगर सीनियर सिक्योरिटी कमांडरों पर लगे इल्जामात भी खारिज कर दिए गए हैं, जिनके तहत उन पर 2011 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के कत्लेआम का इल्जाम था। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें एक फौजी समेत 4 अफराद हलाक हो गए। इससे पहले काहिरा में नामालूम अफराद ने फौज के एक ब्रिगेडियर जनरल का कत्ल कर दिया था। हमलावरों की फायरिंग में 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। मिस्र के पहले सदर डॉक्टर मुर्सी की बदतरफी के खिलाफ एहतजाज करने वाले सलफी महाज ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे की अपील की थी। मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी इसकी हिमायत का ऐलान किया था। दोनों जमातों ने अपने हामियों से कहा कि अपने सरों पर कुरान के नुस्खे रखकर मुजाहरा करने निकले, जबकि मिस्र की वजारत दाखिला ने इस कोशिश को नाकाम करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी यूनिटें तैनात की थी। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अरब लीग के सरबराह नबील अल अरबी और मिस्र के वज़ीर खारजा सामे शुकरी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मदद से फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए एक डेडलाइन तय की जाए। साथ ही मीटिंग में यरूशलेम में फलस्तीनी और इसराइली फौज के बीच बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। अब्बास मिस्र के 3 रोजा दौरे पर आए हैं, जहां वो अरब लीग की 30 मॉनिटरिंग कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने 2013 के आम इंतखाबात में 55 लाख इजाफी बैलेट पेपर छपवाए थे और ये वोट मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों के हक में डाले गए थे। इमरान खान ने 14 अगस्त से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ धरना दे रखा है। पाकिस्तान ने सेक्रेटरी सतह की बातचीत रद्द करने का ठीकरा हिंदुस्तान के सर फोड़ दिया है। सार्क इजलास से वापसी पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करना चाहता है तो उसे पूरी संजीदगी के साथ कश्मीर के मसले पर बातचीत करनी होगी। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि इससे पहले भी हुर्रियत जैसी तंजीमों से बातचीत होती रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला टेस्ट मैच मनसूख कर दिया गया है। फिलिप ह्यूज की मौत के बाद मैच को मनसूख किया गया। पहला टेस्ट मैच 4 दिसंबर को शुरू होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच को मनसूख करने का फैसला किया है। इस मैच की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलिप ह्यूज की मौत के गम में डूबे कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 4 दिसंबर से टेस्ट मैच खेलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। इसी के मद्देनजर इस मैच को मनसूख किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल इन एसोसिएशन विद मारिया डे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। टेस्टी फूड फॉर एवरी मूड। श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका, सीआरपीएफ के एक जवान समेत 7 अफराद जख्मी। मणिपुर बिलाश में एक लड़के की मौत। दाइश की हिंदुस्तान पर है नजर, डीजीपी सेमिनार में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान पर भी लगाया निशाना। आरिफ मजीद को अदालत ने 8 दिसंबर तक एनआईए की रिमांड पर भेजा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी का दावा, तफ्तीश में कई सनसनीखेज इंकशाफात। जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी का दावा, झारखंड में इस बार बीजेपी को अक्सरियत मिलना तय। सोनिया गांधी की बीरभूम में रैली। और मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक तमाम इल्जामात से बरी। काहिरा की एक अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों बेटों पर लगे इल्जामात भी किए मुस्तरद। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए, हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।